हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हड़प्पा सभ्यता के दूसरे क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, व्यापारिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इस क्लास में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से प्रमुख नगर थे, उनका उत्खनन कब किया गया था, उनके उत्खनन किनके द्वारा किया गया था, किनके नेतृत्व में किया गया था और उन प्रमुख नगरों से साक्ष्य के रूप में, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में क्या-क्या चीजें मिली हैं। ये सारी बातें आज हम लोग इस चैप्टर में इस क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स पिछले क्लास को नहीं देखे हैं, एक बार इस वीडियो को देखने से पहले वाले क्लास को जरूर देख लें। मैं लिंक जो होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बार जब आप उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखें, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में से पहला नगर हम लोग बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में यह जानते हैं कि वर्तमान में हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वर्तमान में हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले का नाम है। मोंटगोमरी मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर फिलहाल में हड़प्पा स्थित है। वहीं अगर हड़प्पा का उत्खनन काल माने तो हड़प्पा का उत्खनन काल जो है 1921 ईस्वी। हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार से आपने देखा कि हड़प्पा का जो उत्खनन है वो 1921 ईस्वी में किनके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में। पुरातात्विक विभाग के जो ये हेड थे, जॉन मार्शल थे उस समय, उन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया गया था। चलिए अब बात करते हैं कि हड़प्पा के उत्खनन से क्या चीजें प्राप्त हुई है। जब हड़प्पा का उत्खनन हुआ तो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में वहां से क्या चीजें मिली। तो अगर हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य का बात करेंगे तो साक्ष्य के रूप में क्या क्या चीजें मिली है। सबसे पहले आप याद रखिए कि हड़प्पा के उत्खनन से एक कब्रिस्तान की प्राप्ति हुई है। प्राप्ति तो नहीं कहेंगे, कह सकते हैं कि कब्रिस्तान एक मिला है। जो कब्रिस्तान कुछ इस प्रकार से था कि वहां पे 37 लोगों को दफनाए जाने का प्रमाण मिला। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसमें 37 लोगों को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, जिसे R37 कहा गया है ना। इतिहासकारों के द्वारा उस कब्रिस्तान को R37 नाम से उसको क्या किया गया? बुलाया गया। याद रखिएगा। हड़प्पा के बारे में हमने क्या बताया आपको, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन काल 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। हड़प्पा के उत्खनन से एक कब्रिस्तान की प्राप्ति हुई है, एक कब्रिस्तान मिला है ना। उसमें एक साथ 37 लोगों को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। उस समाधि को R37 नाम दिया गया इतिहासकारों के द्वारा। तो बस इतना ही बात है हड़प्पा के बारे में याद रखिएगा। अब बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु सभ्यता के दूसरे प्रमुख नगर के बारे में। मोहनजोदड़ो का हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा प्रमुख नगर है आपका, वो है मोहनजोदड़ो। यह हड़प्पा सभ्यता का, आपको मैं पहले क्लास में बताया कि यह हड़प्पा सभ्यता का राजधानी भी रहा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगरों में से एक है। इसके बारे में पहले समझिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब आप कहोगे सर मृतकों का टीला, इसका मतलब? तो इसका इस नाम को रखने के पीछे एक कारण है।
कि जब मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था, तो जो आप कह सकते हैं अस्थियाँ, यानी कि वो ढेर मिला था अस्थियों का, मरे हुए लोगों जो अस्थि होता है, इस टाइप से मिला था, टीला का टाइप नुमा मिला था, ढेर टाइप में मिला हुआ था। इसलिए इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं मोहनजोदड़ो को। सिंध के बाग या सिंध के नकलिस्तान के नाम से भी मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। अगर मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले का नाम है। लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर वर्तमान में आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। अब मोहनजोदड़ो की खोज या मोहनजोदड़ो का उत्खनन काल की अगर हम लोग बात करें, मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन काल है 1922 ईस्वी है। 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। आप कह सकते हैं इसकी खुदाई किया गया था। अब बात हम लोग करेंगे कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से क्या-क्या चीज़ें प्राप्त हुई साक्ष्य के रूप में, वो बात हम लोग अब करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं साक्ष्य के रूप में क्या-क्या चीज़ें मिली। मोहनजोदड़ो की उत्खनन से एक अन्नागार की प्राप्ति हुई है। ऐसा बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है, अभी तक खोजा गया जितने भी भवनों बिल्डिंग है उनमें से सबसे बड़ा भवन अन्नागार का है। अन्नागार क्या होता है? तो जैसे गोडाउन वगैरह होता है जहाँ पे अनाज वगैरह स्टोर किया जाता है आज के समय में, वैसा ही अन्नागार उसे कहा जाता है, जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है। तो मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग मिला है जिसे अन्नागार है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे लोगों को ऊँचे टीले पर बनाया गया है। ऐसा लगता है कि लोग जो मोहनजोदड़ो के लोग थे वहाँ पे अनाज का जो क्या करते थे, भंडार करते थे। तो एक बात आपको समझ में आई कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक अन्नागार की प्राप्ति हुई है, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़े बिल्डिंगों में से एक है। इसके अलावा दूसरा नंबर में एक विशाल भवन मिली है। एक विशाल विशाल भवन मीन्स कि एक बहुत बड़ा भवन मिला है जिसमें लगभग 20 पिलरों की संख्या बताई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस भवनों का प्रयोग बोले किसी सभा वगैरह के लिए, किसी ओकेज़न पर या किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कोई सभा वगैरह होता था तो उस भवन का वे लोग प्रयोग किया करते थे। और एक तीसरी जो चीज़ें आपको बोलेंगे स्नानागार। अगर बात किया जाए सबसे बड़े बिल्डिंग की, सबसे बड़े भवन की, सबसे बड़ी इमारत की तो उसमें देखा गया कि सबसे बड़े भवन में जो था आपका अन्नागार था, और उसी प्रकार स्नानागार दूसरे नंबर पर आप इसको रख सकते हैं। अब स्नानागार क्या है? तो स्नानागार का मतलब एक ऐसा हॉल्स टाइप में एक लाइक स्विमिंग पूल बनाया गया था जो एक आयताकार नुमा में था, और ऐसा माना जाता है कि उस स्नानागार की प्रयोग लोग धार्मिक पर्व त्योहारों में किया करते थे। जैसे हम लोग आजकल छठ वगैरह करते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि नदी वगैरह के या फिर अपने जो शहर में जिनके पास अपना नहीं है तो वो खुद से ही क्या करते हैं उस तालाब टाइप में बना करके उसमें पूजा पाठ किया करते हैं, या फिर कोई यज्ञ वगैरह होता है तो स्नान करने का प्रयोग स्नान करने में उसका यूज किया जाता है। वैसा ही उस स्नानागार को देखने के बाद यह प्रतीत होता है, उस स्नानागार का प्रयोग बोले किसी धार्मिक पर्व त्योहार में या फिर धार्मिक कोई कह सकते हैं कोई परंपरागत कोई पर्व त्योहार होता होगा, उसमें वो लोग उनका प्रयोग किया करते थे। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग आप माने अन्नागार थी पहली, और दूसरा यही स्नानागार थी। स्नानागार के अलावा मोहनजोदड़ो की उत्खनन से एक नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, जो कांसे की बनी हुई थी। कांसा क्या होता है? आपको हम पहले क्लास में बताए होंगे कि कांसा का मतलब हुआ कि तांबे और टीन का मिक्सचर को ही कांसा कहा जाता है। इसी आधार पर कहा गया था कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि उस समय जो मूर्तियाँ वगैरह मिली थी वो कांसे की बनी हुई थी, और भी चीज़ें मिली वो कांसे की बनी हुई थी। यही कारण था कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो से नृत्यांगना का मूर्ति मिला जो कांसे का बना हुआ था। नृत्यांगना लाइक फीमेल डांसर, है ना? नृत्य करती हुई एक महिला का मूर्ति मिला है जो कांसे का बना हुआ। इसके अलावा पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति मिली है। उस मूर्ति पर अगर देखा जाए तो चारों साइड से
एक पे आप देखिएगा एक-एक करके एक साइड आपका बाघ है, हाथी है, गेंडा है, भैंसा है। नहीं 2 इधर और 2 उधर, दोनों साइड से अगर देखा जाए तो एक मूर्ति टाइप में बना हुआ मिला है। तो यहाँ पे आपका एक देख ली तो बाघ, हाँ, हाथी, गेंडा और भैंसा। यहाँ पे बीच में भगवान का चित्र बनाया गया है और यहाँ से एक-एक करके एक हाथी, एक गेंडा और एक भैंसा और एक बाघ को चित्रित किया गया। इसके अलावा आसन पर 2 हिरन विराजमान है, 2 हिरन का चित्र है। तो इस मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव का मूर्ति इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है। इस प्रकार से आपने देखा कि नृत्यांगना के बाद पशुपति महादेव नाथ की एक मूर्ति भी मिली है, जिसमें चारों साइड से बाघ, हाथी, गेंडा और भैंसा चित्रित है और आसन पर 2 हिरन है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सूती वस्त्र के टुकड़े का प्रमाण मिला है। चलिए आपको मोहनजोदड़ो के बारे में समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। मोहनजोदड़ो के जो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए जाना जाता है कि मोहनजोदड़ो का जब उत्खनन हुआ था, तो कई सारे लोगों को ढेर सारे लोगों को एक जगह मृत्यु होने का प्रमाण मिला है। उनके अवशेषों को एक जगह टीले रूप में मिला है, इससे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध के नकलिस्तान या सिंध के बाग के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में अगर बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो को उत्खनन काल 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगर मोहनजोदड़ो के उत्खनन से साक्ष्य की बात करेंगे तो एक अन्नागार मिला है, जो माना जाता है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन, सबसे बड़ा बिल्डिंग है। अन्नागार वह जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता होगा उनके द्वारा। इसके अलावा एक स्नानागार की प्राप्ति हुई है ना? और ऐसा माना जाता है कि स्नानागार अन्नागार के बाद दूसरा बड़ा भवन है। स्नानागार का प्रयोग क्यों किया जाता है हमने आपको बताया। इसके अलावा एक भवन मिला है, विशाल भवन मिला, ऐसा माना जाता है उस भवन का प्रयोग वो लोग सभा के लिए किया करते होंगे। इनके अलावा एक नृत्यांगना का मूर्ति मिली जो कि कांसा का बना हुआ था। पशुपतिनाथ महादेव का एक मूर्ति बना हुआ मिला है, इसमें बाघ, हाथी, गेंडा और भैंसा चारों साइड से है और आसन पर 2 हिरन का चित्र बना हुआ मिल रहा है। इनके अलावा सूती वस्त्र के टुकड़े का भी प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। उम्मीद है कि आपको मोहनजोदड़ो के बारे में सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लगता है कि इसे नोट्स बनाना चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके मेरे बातों को आप खुद से अपनी भाषा में नोट्स के तौर पे आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग मोहनजोदड़ो के तीसरे प्रमुख शहर की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का जो तीसरा प्रमुख शहर है वो है आपका चौंदड़ो। चौंदड़ो के बारे में अगर बात करें तो चौंदड़ो पाकिस्तान के वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। चौंदड़ो का अगर उत्खनन काल के बारे में बात करें तो चौंदड़ो का उत्खनन काल 1931 ईस्वी में 1931 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार, क्या बोला, गोपाल मजूमदार के निर्देशन में प्रारंभ, ठीक है। तो चौंदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उत्खनन काल के बारे में अगर बात करें तो चौंदड़ो का उत्खनन काल 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में, इनके निर्देशन में प्रारंभ किया गया था। बात करते हैं कि चौंदड़ो के उत्खनन से साक्ष्य के रूप में क्या क्या चीजें मिली है। तो चौंदड़ो से साक्ष्य के रूप में जो पहला चीजें मिली है वो आपका मिला है लिपस्टिक। इससे यह ज्ञात होता है कि उन समय जो लोग महिलाएं थी वे लाइक मेकअप आप कह सकते हैं ये सब किया करती थी, क्योंकि चौंदड़ो के उत्खनन से एक लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। इसके अलावा अगर बात करें चौंदड़ो के उत्खनन से तो गुड़िया यानी कि मनका, जिसे मनका कहा जाता है, मनका बनाने की फैक्ट्री का प्रमाण मिला है। गुड़िया कहा जाता है जिसे, गुड़िया बनाने यानी मनका बनाने की फैक्ट्री यानी कारखाना का प्रमाण मिला है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो चौंदड़ो के उत्खनन से एक कुत्ते के द्वारा, है ना, बिल्ली की पीछा करते हुए, इसके द्वारा, कुत्ते के द्वारा
बिल्ली का पीछा करते हुए, ऐसा साक्ष्य मिला है ना, बिल्ली का पीछा करते हुए। तो इस प्रकार से चौधरों के बारे में कुछ विशेष नहीं, बस इतना ही कि चौधरों वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर इनको खनन काल के बारे में बात किया जाए तो 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। तो चौधरों के उत्खनन से जो साक्ष्य मिला है वो आपका लिपस्टिक है। इसके अलावा मनका, जिसे गुड़िया कहते नहीं, आप माला वगैरह में देखते होंगे ना जो पहनते हैं महिलाएं लोग गर्दन गर्दन में अपना, इसे ना मनका या गुड़िया कहा जाता है। तो मनका बनाए जाने का प्रमाण मिला है ना। अ, इसके अलावा अगर बात करें तो कुत्ते के द्वारा एक बिल्ली का पीछा करते हुए ऐसा छाप है ना, एक ऐसा पंजा का जो निशान है वो भी मिला है। ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं आपको चौधरों से प्राप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हुए आगे हड़प्पा सभ्यता चौथे प्रमुख शहरों की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के चौथा जो प्रमुख शहर है वो आपका है लोथल। अभी तक जिसके बारे में हम लोगों ने जाना वो आप भी वर्तमान समय में आपके भारत में, वो तीनों की तीनों आपने देखा पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। लेकिन जो चौथा प्रमुख शहर है लोथल, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये वर्तमान समय में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है ना। और मैं क्या बोला, ये अभी फिलहाल में आपका जो लोथल है वो भारत के गुजरात में, मैं मार्कर जरा छोटा कर लूँ, हाँ, भारत के गुजरात में है ना। भारत के गुजरात में अहमदाबाद जिले तो आप खूब सुने होंगे। अ, अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने लोथल के बारे में जानने का प्रयास करें तो लोथल के बारे में बोला कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगर इसका लोथल का अगर उत्खनन काल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लोथल का जो उत्खनन काल माना जाता है वह 1957 ईस्वी से लेकर के, हाँ, लोथल का उत्खनन काल कब बोला मैं, 1957 से लेकर के 1958 माना जाता है। और इसकी जो खुदाई की गई, इसका उत्खनन किया गया वो रंगनाथ राव के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? रंगनाथ राव, ठीक है। रंगनाथ राव के निर्देशन में लोथल का क्या किया गया, उत्खनन किया गया। अब बात करेंगे कि लोथल के उत्खनन से साक्ष्य के रूप में, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में क्या क्या चीजें मिली है। तो सबसे पहला आप बात जानिए, लोथल जो था उस समय के, क्योंकि मैं आपको बताया था व्यापारिक जीवन के बारे में हड़प्पा सभ्यता का, तो व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। और आपको पता है कि समुद्री मार्ग के लिए पोर्ट चाहिए ना, सी पोर्ट जिसको कहते हैं, और हिंदी में उसको बंदरगाह कहा जाता है, जहाँ पे जहाजें वगैरह रुकती है, समुद्री जहाजें है ना, पानी वाले जहाजें, उसको बंदरगाह कहा जाता है। तो जो लोथल के बारे में अज्ञात है, लोथल के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि लोथल जो था उनके व्यापारिक मार्ग के लिए या फिर व्यापार के लिए बंदरगाह था ना। ये क्या था? बंदरगाह था। यहीं से वे लोग क्या करते थे, दूसरे देशों के साथ व्यापार किया करते थे। तो इसलिए इसे हम लोग नगर पत्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नगर पत्तन, मैं क्या बोला, लोथल के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि यह लोथल वह जगह था जहाँ पे बंदरगाह स्थित था, जहाँ से वे लोग व्यापार वगैरह अपना किया करते थे, जिसे नगर पत्तन के नाम से जाना जाता है। लोथल से फारस के मापतल के पैमाने मिले हैं। मापतल का पैमाना जो ऐसा मिला है, मापतल का जो प्रणाली है ना, वो फारस के पद्धति के अकॉर्डिंग है, ऐसा प्रतीत होता है देखने से। इसे प्रतीत हो रहा है कि व्यापार वगैरह का जो था वो सभी कहीं ना कहीं लोथल से ही हो रहा था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फारस जो पहले ईरान के नाम से जाना जाता था, है ना, तो कह सकते हैं आप कि ईरान के मापतौल का प्रमाण आपके लोथल से मिला है, यानी कि ईरान से भी वे लोग व्यापार वगैरह किया करते थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि हम लोग लोथल के बारे में,
तो बेसिकली एक बात जानिए, लगभग सिंधु सभ्यता के जितने भी घरों के दरवाजे थे, जितने भी शहरों के बारे में बात की और आगे करेंगे, सभी के घरों के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। आप कहोगे पीछे की तरफ का मतलब यह कि अगर ये रोड है, मान लीजिए सड़क है और यह घर है, तो कुछ इस प्रकार से घर बना होता था कि इनका अ, जो दरवाजे होते थे, ये दरवाजे इनका सड़क के दूसरी ओर खुला करता था, पीछे की ओर खुला करता था, यानी सड़क के दिशा में नहीं खुला होता था। लेकिन ऐसा सिंधु सभ्यता के सभी शहरों में देखा गया और सभी घरों में देखा गया। लेकिन लोथल ही एकमात्र ऐसा जगह था, जहाँ पे क्या देखा गया कि इनके जो घर के दरवाजे हैं, वह आगे की ओर खुल रहे थे, है ना? आगे की ओर खुलने का मतलब कि सड़क की ओर, कि अगर यहाँ से सड़क गुजर रहा है, तो यही उनके घर के दरवाजा होता था। ये प्रमाण कहीं न कहीं केवल लोथल से मिला है। आज के समय में ही हम लोग का जो घर का दरवाजा होता है, मैक्सिमम क्या, हम लोग के समय के घर के दरवाजा सड़क के ओर ही खुल रहा होता है। लेकिन सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं था। सिंधु सभ्यता की सभी शहरों के जो घरों के दरवाजा होते थे, वो पीछे की ओर खुलता था। लेकिन लोथल ही एकमात्र ऐसा जगह था, जहाँ पे घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुले जाने का प्रमाण मिला है। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करेंगे साक्ष्य के रूप में, तो लोथल से एक युग्मित समाधि प्राप्त हुई है। युग्मित समाधि का मतलब हुआ कि एक साथ, है ना? एक साथ 2 लोगों को, स्त्री एवं पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला। एक ही कब्र में स्त्री एवं पुरुष को दफनाया गया है, ऐसा एक प्रमाण मिला है, जो कि लोथल से मिला है। इसे युग्मित समाधि के नाम से जाना जाता है। इस समाधि से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सती प्रथा जैसी प्रथाएँ उस समय प्रचलित थी। जैसे पहले क्या होता था कि अगर सती प्रथा में कुछ इस प्रकार का प्रथा था, अगर किसी कारणवश से उनकी हस्बैंड अगर मर जाते हैं, उनके पति मर जाते हैं, तो साथ ही साथ पत्नी को भी दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था। ऐसा ही था सती प्रथा में सिस्टम। तो लोथल से जो समाधि मिली है, युग्मित समाधि, जिसमें स्त्री एवं पुरुषों को दोनों को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय सती प्रथा जैसी प्रथा प्रचलित थी। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक इसके अलावा एक और चीज़ें जो साक्ष्य के रूप में मिला है, तो लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है। मैं क्या बोला? चावल होने का साक्ष्य आपको लोथल से मिला है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी कि चावल का साक्ष्य मोहनजोदड़ो के किस शहर से मिला है? सॉरी, मोहनजोदड़ो बोला मैं, सिंधु सभ्यता के किस शहर से मिला है? तो चावल का साक्ष्य आपके लोथल से मिला है। इसके अलावा अगर बात करेंगे, तो लोथल से पत्थर के बने हुए आटा पीसने वाले जो चक्की होता है, वो भी मिला है। जैसे कि लाइक जाता आप कह सकते हैं, है ना? पहले के समय में महिलाएँ लोग जो क्या करती थी, आटा वगैरह, गेहूँ वगैरह जो पीसने का काम होता था, आटा वगैरह बनाने का, नहीं, या फिर कोई भी, तो जो चक्की-नुमा होता था, जिसे आजकल जाता के नाम से गाँव में जाता है, पता नहीं आपके गाँव में क्या कहा जाता है आपके इधर? तो गेहूँ पीसने का जो पत्थर का बना होता है ना, पत्थर का चक्की आप कह सकते हैं, है ना? उसका प्रमाण आपको, उसका जो बनावट है, आपको ये भी लोथल से ही मिला है। इस सब के अलावा लोथल से एक चित्र मिला है, एक चित्रकारी की हुई मिली है। इस चित्रकारी में यह दिख रहा है कि एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर, है ना, उस वृक्ष के टहनी पर एक पक्षी बैठी हुई है ना? उस वृक्ष के पक्षी पर एक उस वृक्ष के टहनी पर एक पक्षी बैठी हुई है और उसके नीचे एक लोमड़ी खड़ा है ना? और यह जो चित्र देखा गया है, इस चित्र से चलाक लोमड़ी की कहानी से यह मिलता-जुलता चित्र है। आप लोग अगर बचपन में चलाक लोमड़ी की कहानी सुने होंगे, नहीं सुने हो तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। छोटा-सा है, बच्चा का बचपन की कहानी है कि एक वृक्ष पे कौवा कहीं से रोटी लेकर के आ रहा होता है। उसे और उस वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी खड़ी रहती है। लोमड़ी तो, हालाँकि जानवरों में लोमड़ी को चालाक माना जाता है। लोमड़ी सोचती है किसी भी तरीके से इस कौवे से रोटी छीन लिया जाए, है ना? तो लोमड़ी क्या करती है, कुछ बुद्धि लगाती है और उस कौवे को बड़ाई करते हुए, इट मीन्स कि उसकी तारीफ़ करते हुए उसे कहती है कि तुम तो बड़ी ही सुंदर गाती हो। अब क्या है ना कि एक नेचर होता है कि तारीफ़ अगर किसी का आप करिएगा, तो सच
सही में ऐसा हो या नहीं उसको ऐसा लगता है। इस तारीफ़ सुनने के बाद और ऐसा बोलती है जो लोमड़ी है कौवे को कि तुम बड़ी सुंदर गाती हो, उसका तुम्हारा आवाज़ बड़ी सुरीला है, कोयल तुम्हारे सामने है ही क्या? इस बात को सुनते हुए कहीं न कहीं जो कौवे होते हैं, तो वो कौवे उसको लग जाता है कि सच में ऐसा है क्या? लोमड़ी बोलती है कि चलो तुम मुझे एक गीत सुनाओ। अब जैसे ही उस गीत सुनाने के लिए वो लोमड़ी सॉरी वो कौवे मुँह को खोलती है, वो रोटी उसके मुँह से गिर जाता है और लोमड़ी उसे खा लेती है। यही है कहानी। तो इसी के मिलता-जुलता कहानी इस चित्र से प्रतीत हो रहा है जो कि लोथल से मिला है। है ना? एक वृक्ष है जिस पे एक पक्षी बैठी हुई है, उसके नीचे लोमड़ी खड़ा है और यह कहानी आपके चालाक लोमड़ी से मिलता-जुलता है। तो लोथल के बारे में मैं क्या बोला एक बार मैं रिकैप करता हूँ। लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल का उत्खनन काल 1957 से 58 ईस्वी में रंगनाथ राव के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। लोथल को सिंधु सभ्यता के काल के बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग नगर पत्तन के नाम से भी जानते हैं। लोथल से फारस यानी कि ईरान के मापतोल के प्रणाली मिले हैं। इसके अलावा लोथल के बारे में बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता के सभी जगहों पे जो घर के दरवाजे होते थे पीछे की ओर खुलते थे, सड़क के दूसरी ओर। लेकिन लोथल ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ की दरवाजे सड़क की ओर खुलते हैं। अगर बात करेंगे लोथल से युग्मित समाधि की प्राप्ति हुई है। एक ही समाधि में स्त्री व पुरुषों को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि सती प्रथा जैसी प्रथा उस समय प्रचलित थी। लोथल से चावल का प्रमाण मिला है। लोथल से पत्थर का बना हुआ एक चक्की कह सकते हो, आटा चक्की आप कह सकते हो उसको, आटा वगैरह गेहूं वगैरह पीसने वाला चक्की मिला है। इसके अलावा एक चित्र मिला है जिसपे एक वृक्ष दिख रहा है, उस वृक्ष के टहनी पर पक्षी बैठी है, उसके नीचे एक लोमड़ी खड़ा है। ऐसा उसको चित्र से देखने से चालाक लोमड़ी का कहानी ऐसा प्रतीत होता है। इसके अलावा एक और चीजें जो नाव जहाँ पे रुकती थी, है ना, जिसे बंदरगाह था जहाँ पे नाव रुकती थी, उस स्थान पे को गोदी कहा गया है। उस स्थान को क्या कहा नाम से पुकारा गया? गोदी नाम से पुकारा गया, जो पक्की हुई ईंटों की सहायता से बनाई जाती है ना, जहाँ पे नाव वगैरह रुकती थी, क्योंकि बंदरगाह था तो नाव रुकेगी ही। उस जगह पे पकी हुई ईंटों से उसको तैयार किया जाता था, उस जगह को गोदी कहा जाता था। तो इस प्रकार से लोथल के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्लास का इंतज़ार करते हैं। अगले क्लास पार्ट 3 में हम लोग आपको बचे हुए नगरों के बारे में बताएँगे। इसमें कालीबंगा, बनवाली, रोपर, है ना? रंगपुर, सूत्रकोटदा, धौलावीरा ये सब शहरों के बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में इसके अलावा एक और बात करेंगे कि आखिर सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हो गया? ये सारी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास आपको समझ में आया है तो आप अपने हिसाब से लाइक बटन दबा सकते हैं। लाइक कर लीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर कुछ बातें समझ में नहीं आई या फिर क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, अगर लगता है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है, आगे कंटिन्यू करना चाहिए, तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।